हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रेगुलराइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे और हमने जो पहला रेगुलराइजेशन टेक्निक पढ़ा वो था रिज रिग्रेशन। अब हम लोग लासो रिग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको हम L1 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में हमारा पूरा एंड गोल इज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट L1 या फिर लासो रिग्रेशन, और किस तरीके से ये हमें ओवरफिटिंग रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये हमें समझना है। ठीक है। सी, इफ यू रिमेंबर, आप रिज रिग्रेशन में क्या करते थे? जो आपका लॉस फंक्शन था, मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसको आप ऐसे लिखते थे, उसमें आपने एक पेनल्टी टर्म ऐड कर दिया था, लैम्डा दिस दिस वाज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा टाइम्स W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस WN स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे W1 से WN आपके कोफिशिएंट्स थे। दीज आर योर कोफिशिएंट्स। ठीक है। अब मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके समझाया था कि कैसे ये करने से आपका सारा कोफिशिएंट्स का वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ मूव करता है अगर आप लैम्डा को बढ़ाने लग जाओ। ये हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में बहुत केयरफुली पढ़ा। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका ही एक वेरिएशन देखेंगे जिसको हम लासो रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। और बाय द वे, मैंने आपको ये बता रखा था पहले की वीडियो में कि इसको L2 रेगुलराइजेशन बोला जाता है। रिज रिग्रेशन को L2 रेगुलराइजेशन बोला जाता है बिकॉज आप यहाँ पे सेकेंड नॉर्म ले रहे हो इस वेक्टर का। ठीक है। अब लासो में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं करते आप। लासो में भी आप सेम काम करते हो, आप अपना MSE लेते हो, मीन स्क्वायर्ड एरर, विच इज दिस टर्म, और इसमें फिर से आप एक पेनल्टी टर्म ऐड करते हो। ठीक है। और वो जो पेनल्टी टर्म होता है वो L1 नॉर्म होता है, मतलब एक वेक्टर का L1 नॉर्म, और वो वेक्टर है ये। सो बेसिकली इसको अगर आप ढंग से लिखो तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W1 प्लस absolute value of W2 plus absolute value of W3 dot 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 plus absolute value of Wn. So that's the main difference. आपने वहां पर जो ऐड किया था वो स्क्वायर्ड टर्म्स थे, और यहाँ पे जो आपने ऐड किया है ये एब्सोल्यूट टर्म्स है। बाकी कोई सिंगल डिफरेंस नहीं होता रिज रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन में। ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हम एग्जैक्टली क्या चेंज कर रहे हैं लासो रिग्रेशन में, अब हम क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोड में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लासो रिग्रेशन में याद रखना होगा। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस देखेंगे जो आपको मिलता है रिज रिग्रेशन में वर्सेस लासो रिग्रेशन। ठीक है। सो मैथ्स मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको खुद से स्क्रैच से बना सकते हो यूजिंग पाइथन, उसके पीछे का मैथ्स क्या है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू द कोडिंग ऑफ sklearn। sklearn में किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है, हम लोग कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे रिच वर्सेस लासो का। सो एक बार समराइज करते हैं जाने के पहले। अगर आपने लास्ट टाइम रेगुलराइजेशन का वीडियो देखा होगा रिज का, तो उसमें बस एक छोटा सा चेंज आपको करना है लासो के लिए, और वो चेंज ये है कि आपका जो पेनल्टी टर्म होता है उसमें रादर देन यूजिंग द L2 नॉर्म, यू आर गोइंग टू यूज द L1 नॉर्म। L2 नॉर्म होता है स्क्वायर, L1 नॉर्म होता है मॉड। ठीक है। सो यहाँ पे आप बस कोफिशिएंट्स का मॉड ऐड कर दे रहे हो अपने एग्जिस्टिंग लॉस फंक्शन में, एंड दैट्स इट। दैट इज हाउ लॉस लासो रिग्रेशन वर्क्स। ठीक है। नाउ लेट मी क्विकली शो यू, मैंने कोड्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, कैसे लासो रिग्रेशन को आप इंप्लीमेंट करते हो यूजिंग scikit-learn। ठीक है। तो मैंने ये सेम डेटा बहुत बार यूज कर लिया है अब, तो ऑनेस्टली डेटा के बारे में ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज अ डेटा, वेरी सिंपल डेटा, जहाँ पे मैंने एक वन डायमेंशनल, लाइक देर इज वन इनपुट कॉलम एंड देर इज वन आउटपुट कॉलम, और दिस इज हाउ द डेटा लुक्स। एंड यू कैन सी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन लगा करके जो ओरिजिनल
स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है, OLS वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। और अब मैंने अगले सेल में क्या किया है, मैंने लूप के अंदर अलग अलग अल्फा वैल्यूज के लिए, ठीक है, मैंने अलग अलग अल्फा वैल्यूज ली, 0, 1, 5, 10, 30। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं जिसको लैम्डा बोल रहा हूँ वही अल्फा है, वहां पर इट्स द सेम थिंग, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते हैं या इस अल्फा का वैल्यू बढ़ाते हैं, तो आपका फिर क्या होता है कि आप इस टर्म को ज्यादा मिनिमाइज करने का सोचने लग जाते हो, और फिर ये जो सिचुएशन होता है वो अंडर फिटिंग का होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप लैम्डा का वैल्यू 0 कर दो तो फिर लैसो रिग्रेशन क्या बन जाएगा, नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन, बिकॉज ये पूरा टर्म 0 हो जाने से सिर्फ एमएसई बचेगा, और एमएसई किसका होता है, लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। सो अगर आप बहुत कम कर दो लैम्डा का वैल्यू, तो लैसो रिग्रेशन विल बिहेव एज लीनियर रिग्रेशन, मतलब ओवरफिटिंग हो सकता है। और अगर आप बहुत बढ़ा दो लैम्डा का वैल्यू तो अंडर फिटिंग हो सकता है, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने अलग अलग वैल्यूज ट्राई की 0, 1, 5, 10 और 13 के लिए, और मैंने क्या किया है, लैसो रिग्रेशन अप्लाई किया है, अल्फा का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर करके हर बार मैंने मॉडल को फिट किया, और फिर मैंने ग्राफ में प्लॉट किया जो रिग्रेशन लाइन बनी, एंड यू कैन सी दिस इज द रिग्रेशन लाइन, you can see this is the output। so जब अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम था, अल्फा इक्वल टू 0, तो वही लाइन बनी, ब्लू लाइन वही वाली बनी जो एक्चुअल लीनियर रिग्रेशन के केस में बनती। फिर आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे, जैसे जैसे आप अल्फा का वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपके लाइन का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, आपका जो कोफिशिएंट है, जो आपका कोफिशिएंट है y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो आपका ये जो कोफिशिएंट है ये डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप लैम्डा को बढ़ा रहे हो। यू कैन सी जब अल्फा का वैल्यू 1 है तो ऑरेंज लाइन है, अल्फा का वैल्यू 5 है तो ग्रीन लाइन है, अल्फा का वैल्यू 10 है तो रेड लाइन है, एंड गेस व्हाट, जब आपने अल्फा का वैल्यू 30 किया, आपका स्लोप 0 हो गया। you can see the slope is now 0, which means अब आपका y कैलकुलेट करने में x का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, y आप डायरेक्टली b से निकाल रहे हो। now this is a clear case of underfitting, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली एक बात समझने की है, जैसा रिज रिग्रेशन में होता था कि रिज रिग्रेशन में कभी भी आपका कोफिशिएंट 0 नहीं होता था, 0 के आप पास पहुंचते थे पर कभी भी 0 नहीं होता था। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर क्लियरली यू कैन सी बहुत झट से आपका कोफिशिएंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंट्यूशन है जो आपको लेना चाहिए इस पूरे डिस्कशन से। अब मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ जहाँ पे हम पोलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करेंगे और वहां पे देखेंगे कि चीजें कैसे काम कर रही है। सो अगेन मैंने एक नॉन लीनियर डेटा सेट जनरेट किया है, और उसके ऊपर मैंने एक डिग्री 16 का पोलिनोमियल बनाया है, और मैं इन अलग अलग वैल्यूज के लिए, इन अलग अलग लैम्डा वैल्यूज के लिए पोलिनोमियल फिट कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी इस कोड को रन करने के बाद जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है। सो जो रेड लाइन है जो अल्फा इक्वल टू 0 के लिए है, वो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन शो कर रहा है, और जो आपका ग्रीन लाइन है वो है 0.1 अल्फा वैल्यू के लिए, वो थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ फिटिंग द डेटा, और जो ब्लू लाइन है वो बहुत हाई अल्फा वैल्यू के लिए है 1, एंड यू कैन क्लियरली सी ये लाइन ओवरफिट अंडरफिट कर रहा है, आई एम सॉरी, ये अंडरफिट कर रहा है। रेड लाइन थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ओवरफिटिंग हो रहा है, बट द ग्रीन लाइन इज द बैलेंस, दोनों के बीच का बैलेंस है, जहां पे भी रेड लाइन कुछ गलती कर रहा है वहां पे कंपनसेट कर रहा है, और जहां पे भी ब्लू लाइन गलती कर रहा है वहां पर भी कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। तो अगेन थिंग्स आर वेरी सिमिलर, जैसा आपने रिज रिग्रेशन के केस में देखा था। अभी तक जो सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये है कि लैसो रिग्रेशन के केस में अगर आप अल्फा या फिर लैम्डा जो भी आप बोलो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, तो फिर आपके कोफिशिएंट्स 0 हो जाते हैं, जो कि कभी भी नहीं होता था आपके रिज रिग्रेशन के केस में, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि लेट मी एक्सप्लेन दिस कि एग्जैक्टली क्या फायदा हो रहा है। सो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप मान लो एक हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम कर रहे हो, लेट्स से आपके पास एक बहुत हाई डायमेंशनल डेटा है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और फिर y है आपके पास, तो बहुत हाई डायमेंशनल डेटा में ओवरफिटिंग का सिनेरियो बहुत हाई होता है। अगर आप
मान लो इसके ऊपर कोई पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिट कर रहे हो और डिग्री आप बहुत बढ़ाते जाओ तो ओवरफिटिंग का केस बहुत इजीली आ सकता है, ठीक है। अब अगर आप इस पे रिज रिग्रेशन लगाओगे तो इनमें से किसी का भी कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, मतलब वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उनको आपको अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा। वेयर एज अगर आप लैसो रिग्रेशन लगाते हो और आप थोड़ा भी वैल्यू इंक्रीज करते हो लैम्डा का, तो इससे क्या होगा, आपके जो कोफिशिएंट्स कम इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉलम्स कम इंपॉर्टेंट है, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनहेरेंटली क्या परफॉर्म कर रहे हो, आप फीचर सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हो। सो ऑटोमेटिकली लैसो रिग्रेशन क्या कर रहा है, वो पता करके बता रहा है आपको कि कौन से कॉलम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाई कैलकुलेट करने में, और इससे क्या हो रहा है, आपका जो डेटा का डायमेंशनैलिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपको पता चलेगा कि x3, x5, x10 काम के कॉलम्स नहीं है, आप उनको हटा दोगे और आप बाकी के बचे हुए कॉलम्स के साथ काम करोगे, इसका मतलब आपका जो डायमेंशनैलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली आप फीचर सिलेक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग लासो। लासो फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल डू फीचर सिलेक्शन, और फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या है कि वो उस पर्टिकुलर कॉलम के कोफिशिएंट्स को जीरो कर देगा जो उतने काम के नहीं है, जिनके ऊपर वाई उतना रिलाई नहीं करता, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लासो। ये चीज आपको रिज रिग्रेशन में नहीं मिलती। रिज रिग्रेशन क्या करेगा कि उसको पता तो चल जाएगा कि कौन सा कॉलम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी वो उसका वैल्यू जीरो नहीं कर पाता, 0.5 रखेगा, 0.2 रखेगा, और आपको उस कॉलम को अपने पास हमेशा लेके चलना पड़ेगा, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए। मोस्टली द आंसर इज लैसो। अगर आप हाई डायमेंशनल डेटा पे काम कर रहे हो और उसमें से कुछ कॉलम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लैसो यूज करना चाहिए, क्योंकि वो इनहेरेंटली फीचर सिलेक्शन करके फिल्टर कर देगा, सिर्फ वही कॉलम्स बचेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कॉलम्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको लासो हटा देता है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक का पूरा इंट्यूशन समझ में आया। अब मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स बताऊंगा अबाउट लासो रिग्रेशन। सो गाइज विल डिस्कस 4 की पॉइंट्स। पहला पॉइंट ऑल्दो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार उसको प्रैक्टिकली देखने से आपके दिमाग में वो आइडिया थोड़ा और अच्छे से बैठेगा कि कोफिशिएंट्स कैसे अफेक्ट होते हैं जब आप लैम्डा या फिर अल्फा को बढ़ाते हो, ठीक है। सो ये सेम नोटबुक है एक्चुअली, ये सेम नोटबुक, काइंड ऑफ सेम नोटबुक मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था फॉर रिज रिग्रेशन, उसी में मैंने बस चेंजेस कर दिए सो दैट मैं आपको लैसो रिग्रेशन में दिखा पाऊँ सेम चीजें, ठीक है। तो ये सेम नोटबुक को यहाँ पे मैंने लो डायबिटीज वाला डेटा सेट इंपोर्ट किया है। दिस इज द डेटा सेट दैट वी हैव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इतने इनपुट कॉलम्स हैं और एक हमारा आउटपुट कॉलम है। हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और फिर मैंने अलग अलग लैम्डा वैल्यूज के लिए लैसो रिग्रेशन परफॉर्म करके हर बार कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इस लिस्ट में मैं स्टोर करता चला गया, ठीक है, सो दैट मैं ये ग्राफ प्लॉट कर पाऊं। एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ गाइस, कि जब आपका अल्फा जीरो था, अल्फा या लैम्डा जो भी बोलो, जब वो जीरो था तो आपके जो कोफिशिएंट्स थे सारे के सारे कॉलम्स के लिए वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। एंड यहाँ पे आप स्केल के बारे में भी देखो, वाई स्केल इज -750 से लेके 750 तक, तो यू कैन सी इस पॉइंट पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, स्पेशली S1 कॉलम, BMI कॉलम, S5 कॉलम, ठीक है। इन कॉलम्स का जो कोफिशिएंट है वो बहुत हाई है, जो कि ये बता रहा है कि आपका टारगेट कॉलम का वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए ये 3 कॉलम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड माइंड यू यहाँ पे अल्फा जीरो है, मतलब ये नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन वाला केस है, ठीक है। अब हमने अल्फा का वैल्यू बढ़ाया, 0.1 किया, यू कैन सी सारे कोफिशिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल श्रिंक कर गए, और जो स्केल है अब वो -100 से लेके 500 के बीच में है। और अब देखो डिफरेंट कॉलम्स का वैल्यू ज्यादा हो गया, जैसे BMI का वैल्यू ज्यादा हो गया जो कि पहले ज्यादा नहीं था, सेक्स का भी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा है, S3 बढ़ा है नेगेटिव डायरेक्शन में, और S5 अभी भी है, ठीक है, बट बाकी सारे बहुत कम हो गए, इनफैक्ट एज ना के बराबर है, मतलब जीरो हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब हमने थोड़ा और बढ़ा के अल्फा इक्वल टू 1 किया, यू कैन सी अब सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स बच गए, BMI, ब्लड प्रेशर एंड S5। सो यहाँ पर एक्चुअली फीचर सिलेक्शन हो रहा है।
अकॉर्डिंग टू लैसो रिग्रेशन हमें बोल रहा है कि इस रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं आपके पास वो यही 3 कॉलम्स हैं। या फिर अगर आप थोड़ा कम का वैल्यू लो, क्योंकि आप R2 स्कोर भी पकड़ के चलोगे, तो R2 स्कोर अगर आप पकड़ के चलो तो S2, S4 और एज ये उतने ज्यादा काम के कॉलम्स नहीं है अकॉर्डिंग टू लैसो रिग्रेशन। और जब आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी वैल्यूज, उसने क्या किया, उसने सारे कोफिशिएंट्स को जीरो कर दिया, विच इज क्लियरली अ केस ऑफ अंडर फिटिंग। और वो चीज आपको R2 स्कोर में दिखाई भी दे रहा है। द R2 स्कोर इज नाउ नेगेटिव, क्लियरली सिग्निफाइंग कि आपका रिग्रेशन बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, आई गेस आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये समझने की बात है कि जो हायर कोफिशिएंट्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जैसे जैसे आप लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया है, ये अलग अलग वैल्यूज ले लिए, लैम्डा या अल्फा जो भी बोलो, और मैंने हर अल्फा वैल्यू के लिए फिर से लैसो रिग्रेशन परफॉर्म करके सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को स्टोर किया। ठीक है, और इस बार मैंने क्या किया, ये एक डेटा फ्रेम बनाया जहां पे हमारे पास रो में अल्फा वैल्यू है और कॉलम्स में सारे कोफिशिएंट्स हैं। सो यू कैन सी एक ग्रेजुअल ट्रेंड ये है कि हर कोफिशिएंट का वैल्यू जैसे जैसे आप अल्फा को बढ़ा रहे हो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और एंड में अगर आपने बहुत बढ़ा दिया तो सभी जीरो हो गए। ठीक है, स्पार्सिटी क्रिएट हो गया, मतलब स्पार्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा जीरोस आ गए। वही अगर आप कोई बीच की जगह पे देखो, जैसे कि ये है पॉइंट 1 पे, यू कैन सी एज का वैल्यू जीरो हुआ है, S2 का वैल्यू जीरो हुआ है और S4 का वैल्यू जीरो हुआ। तो ये जो स्टेप है ना, ये जो बीच का कहीं पर आपने अल्फा वैल्यू जब सेट किया, यहाँ पे फीचर सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन से कॉलम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कॉलम्स कम इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे जैसे और बढ़ाते जा रहे हो और ज्यादा नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स जीरो होते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इंट्यूशन बस ये रखना है, दो चीजें। पहली चीज कि जो ज्यादा बड़े कोफिशिएंट्स हैं उनको उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उनको ज्यादा नीचे आना पड़ता है। ठीक है, सेकंड फीचर सिलेक्शन होता है इंटरमीडिएट वैल्यूज पे। अगर आप बहुत हाई वैल्यू ले लो अल्फा का, सारे वैल्यूज जीरो हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड केस। आपको बीच में कहीं पर एक सही जोन खोजना होता है जहां पे आपका फीचर सिलेक्शन हो रहा है और आपको आपके बेस्ट कॉलम्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक और ग्राफ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप साइड बाय साइड प्लॉट करो, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका स्केल है, मतलब कोफिशिएंट का वैल्यूज का, और जो एक्स एक्सिस है ये आपका अल्फा सिग्निफाई कर रहा है, अल्फा या लैम्डा। इसको आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, यू कैन सी जो बहुत बड़े वाले कॉलम्स थे, येलो इज S5, पर्पल इज S1, और जितने भी बड़े बड़े कॉलम्स थे वो बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं और इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद सब जीरो हो जा रहा है। तो आपको कहीं यहाँ पर इस जगह पर 2 या इसके आसपास में हमें कहीं पे वैलिड वैल्यू मिलेगा अल्फा का। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बहुत बढ़ा दिया तो आपको पता है क्या होगा, सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। बट यहाँ पे आपको ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हायर वैल्यूज हैं उनको ज्यादा पेनलाइज किया जा रहा है, उनको बहुत तेजी से नीचे लाया जा रहा है सो दैट ओवरफिटिंग ना हो। क्योंकि ओवरफिटिंग का मेन आइडिया क्या है कि आपकी कोफिशिएंट्स का वैल्यू बहुत हाई है, अगर आप उन वैल्यूज को नीचे लेके आओगे तो कोफिशिएंट मतलब ओवरफिटिंग रिड्यूस होगा। और अगर आप उसको एकदम जीरो कर दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे किया, तो इसका मतलब है कि आप अंडर फिटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स अभी तक समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैम्डा को बढ़ाने से क्या इंपैक्ट पड़ता है बायस और वेरिएंस के ऊपर। नेक्स्ट गाइस हमें पढ़ना है कि लैम्डा का इंपैक्ट क्या होता है बायस और वेरिएंस के ऊपर, और इसके लिए हमें एक डिस्कशन करना पड़ेगा। ये डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, रिज रिग्रेशन के केस में भी। यहाँ पर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आपको पता है कि आप लैम्डा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हो तो आपका ओवरफिटिंग डिक्रीजेस, ओवरफिटिंग डिक्रीजेस का मतलब आपका जो बायस है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि ओवरफिटिंग कब होता है, जब आपका बायस इज लो। ठीक है, मतलब आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहे हो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, तो आपका बायस बहुत कम है, जो कि डिजायरेबल चीज है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वेरिएंस हाई हो जाता है ओवरफिटिंग में। तो जैसे ही आप लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते हो तो बायस बढ़ने लग जाता है और उसकी वजह से आपका जो वेरिएंस है वो डिक्रीज करने लग जाता है। सो अगर आप एक ग्राफ में ये सब कुछ प्लॉट करने का ट्राई करो, यहाँ पे अगर आप लैम्डा को रखो
और यहाँ पे अगर आप वैल्यूज लो तो आई कैन शो यू कि शुरू में लैम्डा की बहुत कम वैल्यूज के लिए हम बायस का बात पहले कर रहे हैं, बायस बहुत कम होता है और ग्रेजुअली जो बायस होता है वो बढ़ने लग जाता है लाइक दिस। ठीक है, अगर आप वेरिएंस का बात करो तो वेरिएंस बहुत कम वैल्यूज के लिए बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते हो तो वेरिएंस रिड्यूस होने लग जाता है लाइक दिस। और फिर आपका जो टोटल एरर है वो इन दोनों का सम होता है, तो वो कुछ इस तरीके से रहता है। सो दिस इज द कर्व, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, रेड सिग्निफाइज बायस, ग्रीन सिग्निफाइज वेरिएंस एंड द ब्लू कर्व सिग्निफाइज टोटल एरर। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यूज के लिए बायस कम होगा, वेरिएंस ज्यादा होगा, और बड़ी वैल्यूज के लिए लैम्डा की बायस आपका बढ़ जाएगा और वेरिएंस घट जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज मैंने ट्राई किया एक डेटा के ऊपर अप्लाई करने का। मैंने लास्ट बार भी यही डेटा यूज किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, पोलिनोमियल फीचर्स क्रिएट किए और मैंने अल्फा की वैल्यूज ट्राई की फ्रॉम 0 to 30, 100 डिफरेंट वैल्यूज, और हर बार मैंने लैसो रिग्रेशन अप्लाई करके बायस वेरिएंस डीकॉम फंक्शन यूज किया एमएल एक्सटेंड लाइब्रेरी का, और मैंने हर बार तीनों चीजें कैलकुलेट की कि उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द बायस, व्हाट इज द वेरिएंस, और ऐसा मैंने 100 टाइम्स किया इनसाइड अ लूप। और ऐसा करने के बाद ये कोड रन करने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आप 100 टाइम्स कर रहे हो एंड दिस इज अ डेटा सेट विच हैज गॉट मल्टीपल कॉलम्स, और आप पोलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स और इंक्रीज हो जाते हैं, तो दैट इज वाई थोड़ा टाइम लगता है। बट जब मैंने ये किया और उसके बाद जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे क्लियरली ये तो दिखाई दिया कि बायस बढ़ रहा है। आई विल शो यू द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ दैट आई गॉट। सो दिस इज द ग्राफ, यू कैन सी यहाँ पे ऑरेंज कर्व बायस है, जो कि जैसे जैसे आप लैम्डा का वैल्यू बढ़ा रहे हो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो वेरिएंस है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ नहीं। अब थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, मे बी इस डेटा सेट की वजह से ऐसा है कि वेरिएंस रिड्यूस नहीं हो रहा। तो व्हाट आई विल डू इज आई डू सम मोर रिसर्च, मैं कुछ और डेटा सेट्स के ऊपर ये काम करूंगा और फिर जो मैं सीखूंगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि बायस वेरिएंस को कैसे इम्पैक्ट करता है। बट या थ्योरी के हिसाब से यही होना चाहिए कि आपका बायस बढ़ना चाहिए, वेरिएंस घटना चाहिए, और आपको इस जोन में कहीं पे लैम्डा का वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए। इस जोन में जो भी लैम्डा है ये वैल्यू आपको सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे बायस और वेरिएंस दोनों बहुत आसपास है। ठीक है, ये जोन में आपको वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई गेस 0.1 के आसपास ही वो वैल्यू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग हो नहीं रहा है। दैट इज वाई अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हो अल्फा या लैम्डा जो भी बोलो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड की पॉइंट। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट की पॉइंट कि रेगुलराइजेशन एज इन लैसो रिग्रेशन अप्लाई करने से लॉस फंक्शन पे क्या असर पड़ता है। मतलब अगर आप लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते जाओ तो लॉस फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये चीज दिखाने के लिए मैंने जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो आई हैव टेकन द सेम डेटा सेट, 2D डेटा सेट है, एक इनपुट कॉलम एक आउटपुट कॉलम, बहुत बार यूज कर चुके हैं। ये सही वैल्यू है m का और ये सही वैल्यू है b का। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट लॉस बोल के, जहां पे ये आपका MSE वाला लॉस है और ये जो आपका है ये आपका टर्म है जो आप लैसो रिग्रेशन में ऐड करते हो, जहां पे आपने सिंपली अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m से। ठीक है, सो ये मेरा कैलकुलेट फंक्शन है और ये मेरा प्रेडिक्ट फंक्शन है जहां पे मैंने m इंटू एक्स, अगर मुझे कोई m मिलता है तो मैं m इंटू एक्स करके -2.29 कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अपना बायस वाला जो वैल्यू उसको कांस्टेंट कर लिया है और मैं सिर्फ m के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग वैल्यूज ली 0, 100, 500, 1000, 2500 लैम्डा की या अल्फा की, ये अलग अलग वैल्यूज ली मैंने, और हर बार मैंने क्या किया लॉस फंक्शन को प्लॉट किया विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, दिस इज द कोड, और जैसे ही मैंने इसको रन किया कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो अगर आप देखो सबसे जो नीचे वाला लाइन है ब्लू कर्व, दैट इज एक्चुअली अल्फा इक्वल टू 0। उसके बाद जो ऑरेंज कर्व है दैट इज 100, ग्रीन कर्व 500
रेड कर्व 1000 और जो पर्पल कर्व है वो है 2500। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि इस साइड से, राइट साइड से आपका कर्व ज्यादा ऊपर की तरफ उठ रहा है और लेफ्ट साइड से आपका कर्व कम ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब मैं आपको ये फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जब आपके पास आपने लैम्डा का वैल्यू 0 रखा, क्या मैंने 0 रखा है? लेट मी चेक। हाँ, लैम्डा का वैल्यू जब आपने 0 रखा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था जैसा कि नॉर्मली होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए। कुछ ऐसा था। ठीक है, एंड यू कैन सी द मिनिमम वैल्यू इज समवेयर अराउंड 27, जो स्लोप का मिनिमम वैल्यू था। अब आप जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपका यहां से भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है कर्व, यहां से थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, बट यहां से ज्यादा उठ रहा है, यहां से ज्यादा उठ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप और बढ़ा रहे हो तो यहां से थोड़ा उठ रहा है, बट यहां से ज्यादा उठ रहा है। और जैसे आप बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हो तो हो क्या रहा है कि कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, इस तरीके का। सो ये एक एंगल सा क्रिएट हो रहा है। दिस इज एन एंगल, यू कैन सी यहाँ पर एक एंगल सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड यू कैन सी इस पॉइंट पे आने के बाद अब आप कितना भी बढ़ाते जाओ यहां से ही वो ऐसे कट मारने लगेगा। आई कैन शो यू इनफैक्ट, अगर मैं और बढ़ा दूं, लेट्स से मैं 3500 भी ऐड कर दूं तो आउटपुट कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। सी, अब आप उसी जगह से बस ऊपर उठाते जा रहे हो क्योंकि आप 0 पे आ चुके हो, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये उसी पॉइंट से उठने लग जाएगा और हमेशा अब 0 रहेगा। तो आपने यहां से स्टार्ट किया मिनिमम वैल्यू, दिस वाज द मिनिमम वैल्यू, नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब आप कितना भी बढ़ाते जाओ उसी एंगल पे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सी, सी, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो जब आपने ये सेम चीज अप्लाई किया था रिज रिग्रेशन में तो वहां पे ऐसा हो रहा था कि कर्व अपना शेप रिटेन करके धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा था, बट 0 कभी भी नहीं हो रहा था। बट यहां पर ऐसा नहीं है, कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शेप लूज कर रहा है और सेकेंड 0 पे जाके ठहर जा रहा है। उसके बाद आप कितना भी बढ़ाओ वैल्यूज को, आप 0 से पीछे नहीं जाओगे और आप 0 पे फिक्सेट हो गए। ठीक है, तो ये जो इंट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लासो रिग्रेशन के बारे में। यू कैन सी दिस इज द इंट्यूशन जो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसके आगे आप नहीं जाने वाले। ठीक है, और धीरे धीरे ये वाला जो लाइन है इधर से ये एकदम फ्लैट हो गया है। सी, दिस इज द फ्लैट लाइनिंग। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके पीछे का मैथ्स समझना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस पॉइंट पे जस्ट मेक श्योर आप अपना इंट्यूशन क्लियर रख रहे हो कि लैसो और रिज के बीच में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना चाहिए। और आई गेस या दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स द वीडियो गाइस। आई होप आपको लैसो रिग्रेशन के बारे में एक इंट्यूशन मिल गया। हमने कुछ कोड्स भी ट्राई कर लिए, ये सारे नोटबुक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा डिफरेंट डेटा सेट के साथ, और अपने जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करो, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। ठीक है, और इसके पीछे का मैथ्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करते हैं। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।